Hello friends, good evening. This is Renu Yadav. Welcome to my channel Renu Yadav Economics Point. जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्शतम जनसंख्या के सिद्धांत, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। तो फर्स्ट पढ़ने कि आदर्शतम जनसंख्या के सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय यानी कि जो क्रेडिट है किन को दिया जाता है, तो वो प्रोफेसर कैनन को दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि जनसंख्या के सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत, मतलब आदर्शतम जनसंख्या के सिद्धांत को हम लोग आधुनिक जनसंख्या का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, तो जैसे कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्सन एंड डाल्टन, इनका नाम आदर्शतम जनसंख्या के सिद्धांत में मुख्य रूप से लिया जाता है। अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें कि आदर्शतम जनसंख्या को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी दिए हुए समय और परिस्थिति में, कोई समय है या कोई भी परिस्थिति है, उसमें किसी भी देश के लिए जनसंख्या का एक आदर्श आकार होता है जो इस देश के साधनों के समुचित उपयोग के लिए वांछनीय होता है तथा जनसंख्या के इस बिंदु पर होने से देश का वार्षिक उत्पादन अधिक होता है। मतलब जनसंख्या उस लेवल पर होना चाहिए जिससे कि देश का विकास हो सके। मतलब जनसंख्या का विकास वैसा होना चाहिए या जनसंख्या उस स्तर पर होनी चाहिए ताकि देश का वार्षिक उत्पादन अधिकतम हो। या साधारण से शब्दों में हम लोग इस प्रकार भी आदर्शतम जनसंख्या को परिभाषित कर सकते हैं। जनसंख्या के जिस बिंदु पर रहने से देश का वार्षिक उत्पादन अधिकतम हो, या कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, उसे ही देश के लिए आदर्श स्थान जनसंख्या कहते हैं या आदर्शतम जनसंख्या कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं और इसके बारे में संबंधित कुछ परिभाषाओं को। जैसे प्रोफेसर J.R. हिक्स के अनुसार आदर्शतम जनसंख्या का वह स्तर होता है जो प्रति व्यक्ति उत्पादन को अधिकतम बनाता है। अब हम लोग रॉबिन्सन के एक डेफिनेशन को देख लेते हैं। रॉबिन्सन ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं इसके बारे में। द पॉपुलेशन विच जस्ट मेक्स द मैक्सिमम रिटर्न्स पॉसिबल इन द ऑप्टिमम और द बेस्ट पॉसिबल पॉल्यूशन। अर्थात कह सकते हैं कि रॉबिन्सन ने कहा कि वह जनसंख्या जो अधिकतम उत्पादन संभव बनाती है वह आदर्शतम या सर्वोत्तम जनसंख्या कहलाती है। ऐसा रॉबिन्सन का सिद्धांत था। मतलब रॉबिन्सन के मत भी वही थे जो कैनन के मत थे। अब हम लोग देखते हैं कि जो आदर्शतम जनसंख्या है, इस सिद्धांत के अनुसार उनको तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पहला जनाभाव, जिसको अंडर पॉपुलेशन कहते हैं। तो अंडर पॉपुलेशन की स्थिति क्या होती है, अंडर पॉपुलेशन किसे कह सकते हैं, तो यदि किसी देश में जनसंख्या आदर्शतम जनसंख्या से कम हो, यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन से कम हो, तो इसे जनाभाव की स्थिति कहते हैं। उसके बाद इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं कि अगर जनाभाव की स्थिति है तो इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स होंगे। तो जनाभाव में क्या होगा, किसी देश में श्रमिकों की संख्या कम हो जाएगी और जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाएगा। जनाभाव की स्थिति में जनसंख्या में वृद्धि की जाए तो देश के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी वैसे वैसे उत्पादन में भी वृद्धि होगा और व्यक्ति की आय भी बढ़ेगी। लेकिन जनाभाव की स्थिति में जनसंख्या में वृद्धि केवल आदर्श जनसंख्या के बिंदु तक ही करना चाहिए, उससे अधिक नहीं। इससे देश में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे जनाधिक्य को देखते हैं। ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन क्या है कि जब किसी देश की जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से अधिक हो तो ऐसी स्थिति को हम लोग जनाधिक्य कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई देश है और उसमें जनसंख्या एक आदर्शतम जनसंख्या से बहुत ज़्यादा है तो वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं वहाँ के लोगों को। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक संसाधनों पर श्रमिकों की संख्या होगी पर आवश्यकता से अधिक होगी, यानी कि जहाँ पर हम लोगों को 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे आपको 20-50 लोग मिलेंगे। और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय भी इस तरह से क्या होगा, घटेगा, क्योंकि उत्पादन अगर इस तरह की स्थिति आती है तो उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। जनाधिक्य की स्थिति में जनसंख्या में कमी करने से पुनः प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने लगती है और जनाधिक्य की स्थिति में जनसंख्या में कमी करके उसे आदर्शतम बिंदु पर लाया जा सकता है। तो किसी भी देश के लिए जनाधिक्य सही नहीं होता है। आगे है आदर्शतम जनसंख्या। आदर्शतम जनसंख्या को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जनाभाव और जनाधिक्य के बीच की जो स्थिति होती है उसको हम लोग आदर्शतम जनसंख्या कहते हैं। और
इस प्रकार की जनसंख्या में क्या होता है कि जिससे किसी देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित और पूर्ण उपयोग हो सके। मतलब इसमें किसी भी देश में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका पूर्ण उपयोग किया जा सकता है, पूर्ण उपभोग कर सकते हैं और उस देश का विकास भी होता है। और वहाँ पे बहुत सारी समस्याओं जैसे गरीबी, भूखमरी, अकाली, इस सब समस्याओं को हम लोग नहीं देख पाते हैं। देश की जनसंख्या आदर्श जनसंख्या के बिंदु से ना कम होनी चाहिए और ना अधिक होनी चाहिए, नहीं तो इसका प्रति व्यक्ति आय कम होने लगता है। तो जिस देश में आदर्शतम जनसंख्या होती है उसका विकास हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जनसंख्या के प्राणी शास्त्र सिद्धांत के लॉजिस्टिक वक्र रेखा के बारे में देख लेते हैं। एक ऐसा ही सिद्धांत दिया गया है, लॉजिस्टिक से रिलेटेड, वक्र से रिलेटेड है। तो इसके बारे में जानने से पहले कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकन प्राणीशास्त्र प्रोफेसर रेमंड पर्ल ने किया। उसके सिद्धांत से बनने वाला वक्र रेखा हमेशा ऐसा आकार का होता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में प्रोफेसर पर्ल ने मधुमक्खियों का सहारा लिया। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन में प्रोफेसर पर्ल ने मधुमक्खियों का उदाहरण लिया। तो मधुमक्खियों पर जब उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो शुरू में जनसंख्या तेज़ी से उनकी वृद्धि होती है और बाद में वृद्धि की दर धीमी हो जाती है और फिर उनकी जनसंख्या में गिरावट होने लगती है। पर इनका मानना था कि वृद्धि की दर में गिरावट आने पर भी मधुमक्खियों की नई संख्या प्रारंभिक संख्या से अधिक रहती है, अर्थात इसके बाद भी मक्खियों की जो संख्या में पुनः तेज़ी से वृद्धि होती है और उपयुक्त प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। तो इस सिद्धांत पर प्रोफेसर पर्ल ने अपने सिद्धांत को दिया। प्रोफेसर पर्ल ने यह भी बताया कि मधुमक्खियों से संबंधित जो अपने निष्कर्ष निकाले जनसंख्या पर लागू किया और जनसंख्या के प्राणी शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में कमी या वृद्धि एक चक्र होता है। समय की किसी विशेष अवधि या जनसंख्या में भले ही कमी होने की जो प्रवृत्ति होती है दृष्टिगोचर हो, लेकिन जनसंख्या की सामान्य एवं कुल प्रवृत्ति निरंतर वृद्धि की ही होती है। यानी कि जनसंख्या की जो प्रवृत्ति होती है वो वृद्धि की होती है। ऐसा मधुमक्खियों का उदाहरण लेते हुए प्रोफेसर रेमंड पर्ल ने इसको सत्यापित किया। उसके बाद इन्होंने बताया कि इससे बनने वाला जो वक्र होता है वो ऐसा आकार का होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में कमी या वृद्धि के बावजूद इनमें सामान्य कुल प्रवृत्ति जो होती है वो निरंतर बढ़ने की होती है। अब हम लोग देख लेते हैं माल्थस के सिद्धांत एवं आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत की तुलना। तो माल्थस का सिद्धांत और आदर्श सिद्धांत के बीच कुछ बातों को देख लेते हैं हम लोग कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो माल्थस का सिद्धांत संकीर्ण है क्योंकि माल्थस ने अपने सिद्धांत में केवल जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री में संबंध स्थापित किया। माल्थस का अगर पूरा सिद्धांत का अध्ययन किया जाए तो उसमें हम लोग देखते हैं कि माल्थस ने सिर्फ दो ही बातों पर मुख्य रूप से गौर किया, जनसंख्या वृद्धि और खाद्य सामग्री से संबंधित। आदर्श सिद्धांत में आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत व्यापक है क्योंकि इसमें जनसंख्या एवं कुल उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय से संबंध स्थापित किया गया है। माल्थस का सिद्धांत निराशावादी है क्योंकि यह माल्थस ने बढ़ती हुई जनसंख्या का एक भयावह एवं निराशावादी चित्र खींचा है, प्रस्तुत किया है। आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत आशावादी है क्योंकि इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या का कोई भयावह चित्र नहीं खींचा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो श्रम शक्ति का एवं उत्पादन में भी वृद्धि होगी जिससे लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी। उसके बाद आगे है माल्थस के अनुसार किसी देश में जनाधिक्य का लक्षण प्राकृतिक विपदाएं हैं। मतलब अगर जनाधिक्य होगा तो बहुत सारी प्राकृतिक विपत्तियां आएंगी जैसे महामारी, बीमारी, युद्ध, अकाल, ये सारी समस्याएं देखने पड़ेंगी। उसके बाद हम लोग आते हैं आदर्श सिद्धांत में। इस सिद्धांत के अनुसार जनाधिक्य का लक्षण प्रति व्यक्ति आय में कमी है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि जनाधिक्य की स्थिति में अकाल, बीमारी, युद्ध, महामारी आदि की स्थिति उत्पन्न हो। आदर्शतम जनसंख्या का सिद्धांत ये बताता है कि हमेशा जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे प्रॉब्लम्स युद्ध, महामारी या अकाल की समस्या उत्पन्न हो, ये ऐसा नहीं होता है। 4 नंबर, माल्थस का सिद्धांत निरपेक्ष है क्योंकि इसमें जनसंख्या की एक अधिकतम सीमा की कल्पना की गई है जिससे अधिक जनसंख्या होने पर प्राकृतिक विपदाएं प्रकट हो जाती हैं। आदर्श जनसंख्या में हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश ये एक सापेक्ष को बताता है और ये किसी भी देश की आदर्श जनसंख्या सदा एक समान नहीं होती क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कार, आर्थिक विकास आदि के साथ साथ जनसंख्या आदर्श जनसंख्या का
बिंदु बदलते रहता है, यानी कि आदर्श जनसंख्या हमेशा चेंज होते रहता है। और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या की में वृद्धि या कमी के कारणों की व्याख्या करता है। माल्थस ने यह बतलाया कि किस प्रकार मनुष्य की यौन प्रवृत्ति के चलते जनसंख्या में वृद्धि होती है। आदर्श जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या की वृद्धि या कमी के कारणों की कुछ भी व्याख्या नहीं की गई है। ऐसे मैंने मुख्य रूप से 5 बिंदुओं को लिया है, और भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम लोग इस प्रकार भी अंतर कर सकते हैं, माल्थस के सिद्धांत में जनाधिक्य को कम करने के उपाय सुझाए गए हैं, और आदर्श सिद्धांत में जनाधिक्य को कम करने के कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि माल्थस का सिद्धांत परिमाणात्मक है, क्योंकि इसमें केवल जनसंख्या के आकार पर ध्यान देता है। आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है, क्योंकि ये जनसंख्या के आकार के साथ साथ उसके उत्पादन क्षमता, उसके कल्याण के बारे में भी ध्यान देता है। माल्थस का सिद्धांत गतिहीन है, क्योंकि यह परिस्थितियों को दिया हुआ मान लेते हैं कि जो भी परिस्थितियाँ दी हुई हैं वो पहले से मौजूद हैं। पर आदर्श सिद्धांत का कहना है कि आदर्श सिद्धांत मानता है कि ये गतिशील है, क्योंकि इसके अनुसार मनुष्य अपने प्रयत्नों के द्वारा आर्थिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है। और एक पॉइंट और भी आता है कि माल्थस के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या हमेशा हानिकारक होती है, ऐसा माल्थस का सिद्धांत था। पर आदर्श सिद्धांत के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए सदा हानिकारक नहीं होती। कुछ देशों पर लागू होती है, सभी देशों पर लागू नहीं होती। उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की शासन व्यवस्था पर यह निर्भर करता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या हानिकारक है या हानिकारक नहीं है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।